हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आज के क्लास में हम लोग जो है, जैसे आप जानते हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कोलबर्ग एरिक्सन एंड सामाजिक विकास यानी कोलबर्ग एरिक्सन की थ्योरी एंड साथ में सोशल डेवलपमेंट का है जो क्लास करेंगे। इसमें दोनों थ्योरी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझिए, ये क्या होता है। तो बच्चे देखिए, कोलबर्ग के बारे में पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। पहले आपको पियाजे का थ्योरी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हमारे पियाजे ने क्या बोला था हमें कि संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों का 4 स्टेजेस में होता है, राइट। कल के क्लास में आपने किया है इसको। तो जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं, तो इनके इस थ्योरी को बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज भी किए हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें आलोचना भी इनकी किए हैं, लेकिन कोलबर्ग उनमें से हैं जो कि पियाजे की थ्योरी को जो है सपोर्ट करते हैं। उन्होंने पियाजे की ही थ्योरी को बोल सकते हो कि आपकी आधार मान करके अपनी थ्योरी बनाई है, अपना सिद्धांत दिया। और जैसे कि पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के बारे में था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था, वैसे ही कोलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी है वो है इनका मोरल डेवलपमेंट के बारे में, नैतिक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम सब जानते हैं कि उसमें मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चों का विकास होता है। नैतिक विकास के बारे में अगर हम बात करें तो नैतिक विकास होता है हमारा चारित्रिक विकास, हमारे सोचने का तरीका, हमारे हर चीज़ को देखने का तरीका। हो सकता है कि मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ मेरे नैतिकता के अनुसार वो सही है, और आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके नैतिकता के अनुसार वो सही है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि या तो मैं गलत हूँ या तो आप गलत हो। ये नैतिकता जो है ये सबकी अपनी अपनी होती है। हाँ, सोसाइटी की तरफ से कुछ नैतिकता के आप बोल सकते हो रूल्स बनाए गए हैं कि ये अगर काम आप करोगे तो वो सही है, ये नहीं करोगे तो वो गलत है। ये चीज़ें जो है नैतिकता में आती हैं और ये चीज़ें नैतिकता में नहीं आती हैं। तो ये सोसाइटी की तरफ से बनाया हुआ रूल है। लेकिन नैतिकता सबकी अपनी अपनी होती है, सोचने का तरीका सबका अपना अपना होता है, हर सिचुएशन को देखने का तरीका सबका अपना अपना होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। पाइगेट ने जैसे स्टेजेस बताए हैं बच्चों के डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में, वैसे ही कोलबर्ग ने जो है स्टेजेस बताए हैं बच्चों के नैतिक विकास में। उन्होंने यही कहा है कि हाँ, बच्चों का जो विकास है स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। ये सारे स्टेजेस आते हैं संज्ञानात्मक विकास में भी और नैतिक विकास में भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये क्या बोलना चाहते हैं, और उसके बाद हम इनके जो स्टेजेस इन्होंने बताए हैं उसको देखेंगे। प्रारंभिक आयु में बच्चा नैतिकता के संप्रत्यय मतलब नैतिकता के कॉन्सेप्ट से अपरिचित रहता है, उसको नहीं पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप जो बताओगे उसके लिए वही सही है, या तो आपसे डर के या फिर आप जो बता रहे हो उसको समझकर वो उसको सही मानेगा। तो छोटे बच्चों को अगर बात हम करें जिनकी एज जो है 5 साल तक रहती है, 7 साल तक रहती है, उनको इस नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत। जो पेरेंट्स बता दे, जो उनके आसपास के रहने वाले लोग बताएं, उनके लिए वही सही होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रियली में प्रारंभिक आयु के बच्चों को नैतिकता के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। उसका व्यवहार स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। अब बच्चे उस समय बिहेव कैसे करते हैं जब उसको नैतिकता के बारे में पता नहीं है, तो जैसे उसके आसपास के लोग बताते हैं वैसे वो बिहेव करते हैं, जैसा वो सिखाते हैं वैसा बच्चे करते हैं। उनकी अपनी सोच उस समय तक तो डेवलप नहीं हुई रहती है। उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए समाज पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा की व्यवस्था करता है। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो बच्चा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मतलब वृत्ति मीन्स काम। तो उसके कामों को हम कैसे कंट्रोल करें कि कैसे हम उससे अच्छा ही करवाएं जो समाज की तरफ से बनाया हुआ है। तो समाज इसके लिए क्या करता है, समाज इसके लिए पुरस्कार बनाता है। मतलब जो बच्चा अच्छा करता है उसको हम अप्रिसिएट करने के लिए उसको जो है कुछ पुरस्कार देते हैं, या फिर उसको शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, है ना, अप्रिसिएशन देते हैं उसको। तो ये करता है। और जो बच्चा सही समाज के अनुसार नैतिकता की राह पे नहीं चलता है उसको हम दंड देते हैं।
तो इससे बच्चे को पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अतिरिक्त स्वयं बालक भी विभिन्न क्रियाओं से संपन्न होने वाले सुख एवं दुख का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात के अध्ययन के प्रयत्न किए हैं कि किस प्रकार स्वाभाविक वृत्तियों से नियंत्रित होने वाला बालक सामाजिक नियमों व मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने लगता है। नैतिक क्षमता के विकास के संदर्भ में देखिए यहाँ होता क्या है, जब तक बच्चा छोटा है, मैं अभी अब आपको छोटा का मतलब ही एज से भी बता रही हूँ, जब से बच्चा जो है जन्म लेता है 0 to मान लीजिए मैं 5 साल का ले लेती हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए आपको। मान लीजिए मैं 5 साल तक के बच्चे को लेती हूँ। 5 साल तक के बच्चे को क्या समझ में आता है, क्या सही है क्या नहीं गलत, हम बताते हैं ना उनसे कि भाई चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करना है, किसी से झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना। ये तो हम ही सिखाते हैं, बच्चे को तो नहीं पता है। बच्चा तो जैसा आसपास में देखता है और जिसको देखेगा उसको तो फॉलो करता है, इमिटेट करता है, उसको नकल करता है। तो ये सारी बातें हम सिखाते हैं और ये सारी चीजें हमें किसने सिखाया, हमारे बड़ों ने। हमारे बड़ों को किसने सिखाया, उनके बड़ों ने। और ये सब बनाया किसने है, तो हम ही में से कुछ इंसान ने समाज बनाया है और समाज में ये नियम बनाए गए हैं कि चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है। और ये सारी चीजें हमें एक के बाद सिखाया जा रहा है। हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को, फिर हमारे बच्चे जो है आगे के बच्चों को, इस तरह से ये सिखाते जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये समाज की तरफ से बनाई हुई है, ये हमारी तरफ से बनाई हुई है, क्योंकि उस समय तक जो है बच्चों का अपना सोच डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो ये 5 साल तक यही हाल रहेगा। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, अगर मैं बात करूं 6 से 11 साल तक के बच्चे की, तो बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वहां पे बहुत सारी अच्छी बुरी सभी तरह की चीजें देखता है, बहुत सारे बच्चों से मिलता है, टीचर्स रहते हैं, मतलब सोशल यहाँ से होता है वो। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। कभी कभी अगर हम बोले भी उस बच्चे से बात मत करो तो उसका मन करता है उससे बात करने के लिए, लेकिन हम समझाते हैं कि आपको उससे बात नहीं करनी है, तो वो थोड़ा सा झिझकता है कि क्यों नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, उसके मन से एक आवाज निकलती है कि मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता है तो मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी वो हमारी बात सुनता है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं हमें पनिशमेंट ना मिले, कहीं ये डांटने ना लगे। ये सब चीजों की वजह से वो हमारी बातों को मानता है। लेकिन जब वही बच्चा, ये 11 साल तक के बच्चों की बात हुई, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे चेंज होते जाती है। अब 12 साल, यानी कि जैसे ही बच्चा जो है एडोलेसेंस में आता है, 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उनको अगर हम समझाते हैं कि उससे बात नहीं करना है, तो क्या वो समझेंगे? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं समझेंगे और वो वही करेंगे जो उनको करना है। अगर हम उन्हें ज़्यादा डांट रहे हैं तो हमसे छुप कर करेंगे, हमें बिना बताए करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो यहाँ से बच्चों की जो है बोलते हैं नैतिक विकास का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर से चीज़ें जो हैं, जो उनकी आवाज़ उठती थी, अब वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ों को जो है हमारे कोलवर्ग ने 3 स्टेजेस में, 3 लेवल में बांटा है और 3 लेवल को 6 स्टेजेस में बांटा है। तो वो सारी चीजों को हम आज समझेंगे। देखिए, नैतिक विकास के विभिन्न सिद्धांत है। इस पुस्तक में केवल 2 सिद्धांतों का ही वर्णन किया गया है। इस प्रश्न में कोलवर्ग के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने क्या बोला है, जब बच्चा माता पिता की भावना और अभिवृत्तियों को उनसे ग्रहण करता है तथा उनसे ग्रहण की हुई नैतिकता की आगे चलकर उसके लिए विवेक का रूप धारण कर लेती है, बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है। इसे फ्रॉइड ने नैतिक विकास में व्यक्ति की बाल्यकालीन अनुभूति का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। ये सब की जरूरत नहीं है, हमें फ्रॉइड का थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें सीयर्स का भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। ये सब बस आप जानकारी के लिए रखिएगा। अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ये चलेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत यहाँ से है, कोलवर्ग से।
कोलबर्ग 1963 सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों से भिन्न है। उनके सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण देखिए। जब भी आप लोगों को नैतिक विकास के बारे में आए तो किसी का भी नैतिक विकास इतना पॉपुलर नहीं, वो बोलने वाले सिद्धांत देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन किसका सिद्धांत जो है अप्रूव हुआ या किसको मान करके आगे बच्चों पे जो है वो आप बोल सकते हो कि शिक्षा में इम्प्लीमेंट होता है या उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये हम देखेंगे ना। तो इसमें से कोलबर्ग की थ्योरी को आगे बढ़ाया गया है। कोलबर्ग की थ्योरी को जो है सटीक माना गया है। देखिए कोलबर्ग ने लेवल 1 बताया है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज बताया है। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है इसमें बच्चा जो है छोटा रहता है। कितना छोटा देखिए, यहाँ से 2 से 4 साल, 4 से 7 साल। इसमें 2 स्टेजेस बताए गए हैं। लेवल 1 में 2 स्टेज, एक स्टेज ये और दूसरा स्टेज ये। पहले स्टेज में क्या है, बच्चा को बाहरी दुनिया से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो वही बात करता है जो आप बताते हैं। क्यों करता है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसको बोला जाता है बाहरी सत्ता पर आधारित। मतलब उसकी जो सोच होती है 2 से 4 साल तक उसकी सोच जो होती है, हम जिस तरह से बताते हैं, हमें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे समाज में जिस तरह से बताया गया है उसके अनुसार करता है। क्यों? क्योंकि डर के मारे करता है, आज्ञा पालन के लिए करता है, या उसे डर लगता है कि उसे पनिशमेंट ना मिले इसलिए करता है। लेकिन ये रीजन यही रहता है कि सामने वाला बता रहा है तो उसे मानना है। अगर वो नहीं मानेगा तो उसे पनिशमेंट मिल जाएगा, मानेगा तो उसको फिर आज्ञाकारी और उसको अच्छा बच्चा बोला जाएगा। तो लेवल 1 के स्टेज फर्स्ट में यही होता है कि बच्चे जो है नैतिक विकास के बारे में कुछ जानते नहीं है, उनको जैसा बताया जाता है वो वैसा करते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की वजह से। दूसरा क्या है, 4 से 7 साल का बच्चा, ये भी वही करता है। तो ये व्यक्ति केंद्रित होता है। ये क्या होता है, ये अपने बारे में सोचता है, ये अपने बारे में ये सोचता है कि अगर मैं ये लोग जैसे बता रहे वैसे मैं करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे प्राइज मिलेगा, और नहीं करूंगा तो फिर मुझे तो पनिशमेंट मिलने वाला है। तो ये रिवॉर्ड की वजह से अपने बारे में सोच करके अगर मैं इनकी बातें मानता हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वो करता है। तो ये लेवल 1 में 2 स्टेज। पहले स्टेज में सोचने का तरीका क्या है, पनिशमेंट की डर से और ऑर्डर की डर से, ओबीडियंस बनने की वजह से मानते हैं बात। दूसरा में क्या, लेकिन उनका सोच ही वहां तक नहीं है कि मुझे इनके अगेंस्ट भी जाना है, वहां उनको पता ही नहीं है सही क्या गलत है। अगर बोला जा रहा है कि चोरी करना गलत है तो गलत है, क्यों, क्या, ये सब क्वेश्चन अराइज उस समय उनका नहीं होता है। तो उनको मानना है, मानने के लिए वो सोचते हैं कि मैं मानूंगा तो मुझे आज्ञाकारी ओबीडियंट बनाया जाएगा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो इससे अच्छा है मान लो। और यहाँ पर स्टेज 2 में जो है वो रिवॉर्ड की वजह से मानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये लेवल 1 है। ऐसे करके लेवल 3 लेवल है, टोटल 3 लेवल है, और तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। चलिए अब आते हैं कोलबर्ग के एजम्पशन पे। एजम्पशन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि रिटन में आ जाओगे तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, लेवल 1, ये है लेवल 1 जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी आपको यहाँ पे हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे या आप लोगों को मैं बोलूँ तो याद करने में इजी जो रहता है इंग्लिश में ही रहता है। देखिए प्री कन्वेंशनल, देखिए इसको भी ऐसे ही लिखा है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल क्या होता है, जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति यानी मोरल रीजनिंग प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित 2 अवस्थाएं आती हैं। देखिए हमने एज भी डिसाइड किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, इंसान भी जो हैं, वो उस एज को क्रॉस तो कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका सोच जो है प्री कन्वेंशनल ही रहता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, ये एजम्पशन हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं।
प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, जब बच्चा जो है बाहरी किसी तत्व यानी कि बाहरी लोगों से या फिर बाहरी घटना के संदर्भ में अपना आचरण करता है, मतलब कि बाहर में जो है, जो उनको सिखाया जा, जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में सिखाया जा रहा है उसके अनुसार उनके कहने के अकॉर्डिंग करता है, तो उसको जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में रखा जाता है। उसको वो अपनी तर्क शक्ति, ना ही तर्क शक्ति यूज करता है, ना ही वो नैतिकता यूज करता है, तो उसको प्री कन्वेंशनल स्टेज में रखा जाता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में रखा जाता है। प्री कन्वेंशनल में दो आते हैं, एक तो आता है आपका स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कि बच्चे जो हैं वो बात को मानते हैं, या तो ऑर्डर लेते हैं या पनिशमेंट के डर से मानते हैं, लेकिन मानते जरूर हैं। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो दैट मीन्स कि वो अपने बारे में सोचते हैं उस समय और अपने बारे में सोच करके करते हैं। तो देखिए आज्ञा एवं दंड की अवस्था को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। कोलवर्क के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है, मतलब जो वो सोचते हैं वो दंड के पनिशमेंट की वजह से सोचते हैं, या फिर सामने वाला जो बोल रहा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओबीडियंस बनते हैं, ताकि सामने वाले से जो है उसे कुछ ज्यादा सुनने को ना मिले, तो इसलिए वो बात को मान लेते हैं। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। छोटी आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसे दंड का भय होता है। समझ में आया? जो हमारा फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल का मतलब ही समझ लीजिए ना कि वो जो है अभी रेडी नहीं हुआ है कन्वेंशन के पहले की। तो उस समय जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि अगर मुझे कुछ बोला जा रहा है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे दंड मिल जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप उस बात को मान लेता है। तो इसीलिए उसको प्री कन्वेंशनल का फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब चलिए दूसरे स्टेज में चलेंगे, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में क्या, स्टेज ऑफ ईगो। इस उप अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। आयु में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। यहाँ पे जो है बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब अपने बारे में सोचता है। तो उसको लगता है कि अगर मैं ये बात मानूंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा, अगर ये बात नहीं मानूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो फिर वो सोचता है कि मान ही लो, इस बात को मानने में क्या जाता है। तो अपने बारे में, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के बारे में सोच करके फिर उस बात को मान लेता है। तो इसीलिए इसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्यों से उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो वो झूठ बोलना उचित मानेगा। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुराकर खाने को नैतिक आचरण ही समझेगा। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार अर्थात उसकी अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती है। तो उसको उसकी नैतिकता वो अपने आप को ये नहीं कर सकता, प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो काम किस लिए करता है, सिर्फ अपने लिए करता है। वहां पर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको जो लगता है कि सही है अपने लिए वही करता है। तो अगर उसको भूख लगेगी तो ही करेगा, अगर उसको जो भी है, अगर उसको जो भी चीज चाहिए और वो अगर नहीं मिल रहा है सही तरीके से तो वो गलत तरीका भी अपनाएगा। चलिए दूसरा कौन सा लेवल है, दूसरा हमारा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल क्या है, इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती है। सबसे पहला आता है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें जो है बच्चों को तारीफ मिलती है। जब उसको तारीफ मिलती है तो वो काम और अच्छे से वो करता है। दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। सोसाइटी को देख करके वो काम करता है, सोसाइटी को सोच के काम करता है। उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी सोसाइटी में बदनामी होगी या फिर मुझे सब बुरा बोलेंगे तो वो काम वो नहीं करता है। आइए इसको और अच्छे से डिटेल से देखते हैं।
सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान जो है हमारा स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लगता है। बच्चे इस अवस्था में निंदनीय आचरण से बचने के प्रयास में रहते हैं। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशिष्ट भूमिकाओं की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, वो सोसाइटी की तरफ से, अपने बड़ों के तरफ से, सबकी तरफ से जो है प्रशंसा चाहता है, अप्रिसिएशन चाहता है, और इसलिए वो काम करता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो फिर वहां से उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसका इमेज जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो सारी चीजें प्रशंसा के लिए करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अपने नैतिकता के आधार पर करता है। इस अवस्था के दौरान उन्हीं व्यवहारों को बच्चे उचित और नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है बच्चे उन्हीं सारी चीजों को जो है सही मानते हैं जिसमें उसके फैमिली, स्कूल, नेबर्स, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी तारीफ करे। तो फैमिली उसी की तारीफ करेगी, स्कूल उसी का तारीफ करेगा जो चीजें उसको सिखाई जा रही है। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जो हमारी सोसाइटी में जो है बनाई गई है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर उसको वो पूरा करता है तो उसको तारीफ मिलेगा, और वो पूरा करेगा ही तारीफ के लिए ही। तो यही है इस स्टेज का। इसको ना आप थर्ड स्टेज बोल सकते हो, लेवल 2 का जो है थर्ड स्टेज। जैसे कि टोटल जो है 6 स्टेजेस इसमें काउंट होते हैं, तो लेवल 2 का फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो है थर्ड स्टेज भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था जो है उसमें नैतिक विकास की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोलवर्ग के अनुसार ये आपका दूसरा अवस्था है, मतलब ये चौथा स्टेज अगर देखा जाए तो, और इसके अनुसार जो है दूसरा, जिसमें जो है बच्चे सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो इमेज है सोसाइटी में वो खराब हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, कोलवर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। मतलब कोलवर्ग ने जो अपनी स्टेजेस बनाए हैं ना, जो लेवल बनाया है एक नीचे से ऊपर जाने का, उनके अनुसार जो इस लेवल तक, इस स्टेज तक तो पहुंच ही जाते हैं। 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 4, यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक वही सारे काम हम करते हैं जो सोसाइटी के अनुसार सही होता है। अभी हम अपना एग्जाम्पल लें, मैं अपना एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, तो हम वो काम कभी नहीं करना चाहते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है। हम जो हमारे माता पिता, जो हमारे समाज, जो हमारे बड़े, जो हमारे रिश्तेदार हमें जो समझाते हैं हम वही करते हैं। और अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के कुछ काम करते हैं जो सोसाइटी के अनुसार जो है अनैतिक है, गलत है, तो फिर आप भी जानते हो कि क्या होता है। तो इस स्टेज तक जो है हर एक इंसान पहुंच जाता है। इस तरह की सोच जो है मैक्सिमम इंसान की एक एज में हो ही जाती है। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज से उसकी स्वीकृति या प्रशंसा मिलती थी। अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगा है। वह समाज की प्रथाओं, परंपराओं और नियमों में आस्था विकसित करके संपूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। बच्चा यह चाहने लगता है कि उसे कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध हर कार्य अनैतिक होगा। तो ये अब ऐसा थॉट हो जाता है। इसके पहले वाला जो स्टेज आपने देखा उसमें एप्रिसिएशन के लिए करता है कि सबके तरफ से उसको एप्रिसिएशन मिले, उसके फैमिली की तरफ से, उसके
पेरेंट्स की तरफ से, उसके टीचर्स की तरफ से, उसके स्कूल की तरफ से। लेकिन इस स्टेज में आने के बाद बच्चा ये नहीं करता है कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। यहाँ पर वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है, जो समाज ने नियम बनाए हैं वही सही है, उसके अगेंस्ट जाना नहीं है। वो उसके अगेंस्ट जो जाता है वो अनैतिक होता है। नैतिकता का मतलब यानी कि समाज के बनाए हुए नियम, यहाँ पर ये बन करके वो रह जाता है। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सामाजिक समझौते की अवस्था। ये क्या हो जाती है? स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा है विवेक की अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्साइंस। यहां तक कोई नहीं पहुंचता है। चलिए, सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है कोलवक की, वो हम समझते हैं। सामाजिक समझौते में क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन यानी कि मोरल जो थिंकिंग होती है, नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति पारंपरिक लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति यह स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध है। व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करने चाहिए और उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। क्योंकि व्यक्ति अब यह सोचने लगता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं। ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, प्रथाओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो आप ये देखिए कि इंसान की जो थिंकिंग है वो कैसे एक स्टेजेस के बाद चेंज होती है। इवन मैं तो जब भी ऐसा कुछ पढ़ती हूँ तो मैं अपने अंदर ही देखती हूँ कि हमने ऐसा किया है कि नहीं। तो मैं अपने ऊपर बताऊं तो जब हम छोटे थे तो मैं भी अपने बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स अगर मुझे बताते थे कि ये सही है या ये गलत है तो मैं उनसे डर के, या फिर ये लगता था हाँ ठीक है बोल रहे तो मानती हूँ, और नहीं मानूंगी तो फिर ये मुझे पनिशमेंट दे देंगे, तो उसके डर से मैं मान जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद से चेंज हुआ, स्कूल गोइंग हुए, स्कूल जाने लगे। वहां पर भी हम इसलिए करते थे कि हमें टीचर से अप्रिसिएशन चाहिए, वो बोले कि अरे हाँ ये कितना अच्छा कर रही है, शी इज गुड गर्ल, या फिर घर से बोला जाए कि हाँ ये बहुत अच्छी लड़की है। ये अप्रिसिएशन के लिए हम करते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद से हम जो है समाज के लिए करते हैं। फिर हमें समाज से जो है हाँ उस समय हमें समाज से भी अप्रिसिएशन चाहिए होता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इस सोसाइटी में रहने वाली हूँ और मैं एक गुड सिटीजन हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि जो समाज के नियम बनाए गए हैं मैं भी पालन करूं और दूसरों से भी पालन करवाऊं। ठीक है, यहां तक होता है कि हाँ हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सोसाइटी हमने बनाई है, ये हमारे साथ हमेशा रहती है, तो हमें इसके नियमों का पालन करना है। और हम पालन करते हैं क्योंकि अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी कर्तव्य समझ के। लेकिन जैसे ही हम लेवल 3 में पहुंचते हैं, हमारा एक एज आएगा या फिर हमारी सोच वहां तक पहुंचेगी। कोलवर्क का कहना है कि जो लेवल 3 है वहां तक हर एक इंसान नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है सोसाइटी को ही सब कुछ मान करके चलता है और वहीं तक उसका लेवल रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों का लेवल तो ये समझौते तक पहुंचता है, उसको भी लगता है कि सोसाइटी के कुछ कुछ नियम उसे सही नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी और उनके बीच में बनाया हुआ एक संबंध है जो इन सारी चीजों पे चलता है। तो कुछ लोग तो यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ कॉन्साइंस यानी विवेक की अवस्था तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में बनाए गए हर नियम को सही नहीं मान करके उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाना। तो आप भी जानते हैं कि यहां तक पहुंचने में बहुत कितने लोग होंगे। अगर मैं 1000, 10,000, लाख की बात करूं तो उसमें से मुश्किल से निकलते होंगे तो 2 से 3 निकलते होंगे जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ उसके नियमों को चेंज करना चाहते हैं। ऐसा जनरली नहीं होता है।
तो हम जो है एक ये हम सामाजिक समझौते की बात करें, अगर देखा जाए तो ये 5th स्टेज है। तो 5th स्टेज में क्या हो जाता है कि हम जो है एक समाज के साथ एक लेन देन की प्रक्रिया में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि समाज हमारे साथ खरीद तब तक है जब तक हम इसके नियमों को मान रहे हैं, और हमें जीने के लिए समाज की जरूरत है, तो हमें समाज के साथ ही रहना है, तो इसलिए हमें इसके नियम को मानना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक समझौता बन जाता है, और समझौता, इसके जो प्रथा होती है, इसके जो कानून होते हैं, इसके जो अधिकार होते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए एक समझौता बन जाता है। लेकिन हम उसको पूरा करते हैं क्योंकि हमें लगता है इस समझौता के पूरा करने से ही हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। ये 5th स्टेज है। आइए हम 6th स्टेज की बात करेंगे, जो विवेक की अवस्था है, जो बहुत कम लोग तक पहुंचते हैं। नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव दृष्टिकोण भी विकसित करने में सफल हो जाता है। व्यक्ति में विवेक कॉन्साइंस जाग जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका विवेक ही बन जाता है। अतः इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। तो आप देखिए, इसमें जो स्टेट ऑफ कॉन्साइंस है, इसमें जो है हर एक इंसान पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ तक जो भी हम पहुंचते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का ही पहुंचते हैं, लेकिन जो यहां तक पहुंचते हैं वो समाज के नियमों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने दृष्टिकोण से, ना कि समाज के दृष्टिकोण से। वो ये देखते हैं कि समाज में जो नियम बनाया गया है ये क्या सही है। वो खुद अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी सोच लगाते हैं, अपनी नैतिकता लगाते हैं, और फिर उसको जज करते हैं, और फिर उसको उनको लगता है कि मानना है तो मानेंगे, अगर नहीं लगता है मानना है तो नहीं मानेंगे। तो ये वो अवस्था होती है, सबसे लास्ट स्टेज है 6 नंबर, और इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये कोलबर्ग ने एक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने ये जो है 6 स्टेजेस और 3 लेवल और 6 स्टेजेस जो है बनाए, जिसके अनुसार इंसान का जो है नैतिक डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, या फिर आप बोलिए कि एक तरह से सोच, उनकी सोच का कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया है। समझ में आया? तो यहाँ पे वो इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। जो नियम बनाए गए हैं अगर उसको सही नहीं लगता है तो उसको चैलेंज करने लगता है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अतः परिणाम स्वरूप व्यक्ति जब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदी हो जाता है, अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने स्वयं के विवेक कॉन्साइंस से समर्थन पा जाते हैं। तो ये है नैतिक जो सिद्धांत, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत बोलते हैं, जो कोलबर्ग की थ्योरी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब आइए, यहाँ पर आपने इतना समझा, तो अब हम कोलबर्ग के जो पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे। कितना समझ में आ गया? आइए, कोलबर्ग के मूल सिद्धांत की मूलभूत मान्यता है। कोलबर्ग ने क्या क्या मान करके ये सिद्धांत बनाया है। सिद्धांत समझ में आ गया क्या है? 6 स्टेजेस बताए गए उसमें। बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप यानी स्ट्रक्चर ऑफ रियरिंग एंड थिंकिंग का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा भय या पुरस्कार के प्रलोभन एवं वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं। कोलबर्ग ने बालक को किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखा है कि बालक उस परिस्थिति में क्या सोचता है तथा किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है। कोलबर्ग के इस उपागम को प्राणीगत उपागम यानी कि ऑर्गेनाइजिंग अप्रोच कहा जाता है। तो कोलबर्ग ने जो रिसर्च किया, उसमें बच्चों पे जो रिसर्च किया है, उनको जो है एक बोल सकते हो आप सेट ऑफ क्वेश्चन दिया। अब मैं आपको पहले बता दूं कि कोलबर्ग ने किया क्या। एज अ स्टोरी इसको याद रखिएगा ताकि आपको इस स्टोरी से, इस थ्योरी से थोड़ा कनेक्शन बने। देखिए, सबसे पहले कोलबर्ग ने जो है कुछ बच्चों को एकत्रित किया, ठीक है। कुछ बच्चों में सिर्फ और सिर्फ बॉयज को लिया, ये भी याद रखिए, हर एक एज के बॉयज को जो है उन्होंने रूम में एकत्रित किया, ठीक है।
उनको एक स्टोरी सुनाई। उनको स्टोरी क्या सुनाई? हिंस डायलेमा की एक स्टोरी सुनाई। उसमें उन्होंने बताया कि हिंस नाम का एक इंसान था जिसकी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी। उसने हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट किया। डॉक्टर जब उसका इलाज कर रहे थे उसकी वाइफ का, तो उन्होंने बताया हिंस को कि जो भी बीमारी हुई है उसकी वाइफ को वो बहुत खतरनाक है और उसका इलाज जो है उसके लिए एक ही मेडिसिन लगेगा। उस मेडिसिन का नाम लिख कर दिया और उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन जो है हर शॉप पे, हर मेडिकल पे जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जो मेडिकल का नाम दिया वहीं पे गया और वहां पे जब वो जाता है तो वो जो मेडिकल शॉपकीपर रहता है वो बताता है कि ये एक ही डोज जो है उसके पास बचा है। पूरे शहर में सिर्फ एक डोज बचा है और दूसरा एक्स्ट्रा नहीं है। तो हिंस पूछता है कि वो कितने का है, तो वो बोलता है तो ये 1000 का। ऐसे देखा जाए तो ये 1000 का है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट डोज है इसलिए मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो इसको मैं 2000 में बेचूंगा। मैं जब भी बेचूंगा इसको तो 2000 में। हिंस उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत ये करता है कि प्लीज दे दो मुझे, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, लेकिन वो शॉपकीपर रेडी नहीं होता है। हिंस वापस आता है अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सब से जिनसे जितना पैसा मांग सकता है मांगता है। मांगने के बाद फिर से जाता है शॉपकीपर के पास, उसके पास जाके बोलता है मेरे पास 2000 नहीं है, मेरे पास ये 1000 हो पाया है, प्लीज आप दे दो, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो इसका 1000 है, तो आप 1000 में दे दो। लेकिन वो शॉपकीपर नहीं मानता है और फिर वो उसको नहीं देता है और बहुत ज्यादा देर डिस्कशन और रोने धोने के बाद भी वो शॉपकीपर नहीं देता है। तो हिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो हिंस को ऐसा लगा कि अब ये डोज तो मुझे मेरी वाइफ के लिए चाहिए ही, नहीं तो वो मर जाएगी। तो वो हिंस जो है वो डोज उस मेडिकल शॉप से चुरा लेता है और चुरा करके जाके डॉक्टर को दे देता है कि उसकी वाइफ को डोज देने के लिए। वो डॉक्टर जो है उसकी वाइफ को डोज दे देता है, उसकी वाइफ ठीक हो जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। अब कोलवर्ग ने ये स्टोरी सुनाई और जितने भी बच्चे वहां पे बैठे थे, 100 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने लिया था, उन सारे बच्चों को ये स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि अब आप बताओ आप क्या सोचते हो, हिंस ने सही किया या गलत और क्यों। तो वो एक्सप्लेनेशन जो है हर बच्चे ने लिखा कि उसके अनुसार क्या था। तो हर एक स्टेज के बच्चों का जो है आंसर उन्होंने देखा और एनालाइज किया और एनालिसिस के बाद ही उन्होंने ये थ्योरी जो है निकाली, जिसमें उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों का जो सोच है वो एक जैसा है, दूसरे एज ग्रुप के बच्चों का सोच अलग है, तीसरे एज ग्रुप के बच्चों का सोच अलग है। तो इसी पे इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया। तो वही है इनके सिद्धांत। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए बहुत सारे तर्क, बहुत सारे रिसर्च और ये सारी चीजें करने के बाद इन्होंने ये रिसर्च, ये थ्योरी निकाली है। बहुत सारे व्यवहार को जो है, बिहेवियर को उन्होंने ऑब्जर्व किया है और फिर निकाला है। अब आप लोग बताइए कि हिंस ने सही किया या गलत। ये आप लोग क्लास देखने के बाद मुझे बताइएगा। कोलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी कहते हैं। जैसे कि पियाजे ने स्टेज थ्योरी बताई थी, वैसे इनका भी स्टेज थ्योरी है। उन्होंने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बांटा है तथा इन्हें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल माना है। उनके अनुसार सभी बच्चे इन अवस्थाओं में से गुजरते हैं। नैतिक विकास की ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और वह क्रम बदला नहीं जा सकता। नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था में पाई जाने वाली नैतिकता का गुण अन्य अवस्थाओं की नैतिकता से भिन्न होती है। प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति नए प्रकार की होती है। तो कोलवर्ग ने जो ये रिसर्च किया है इसमें 6 स्टेजेस बताए हैं, अब आपको पता है। इसकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी कहते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी है ये यूनिवर्सल है। इनके अनुसार सभी बच्चे जो है इन स्टेजेस से गुजरते हैं और उनकी नैतिकता में उनके एज के अनुसार, स्टेजेस के अनुसार जो है चेंजेस आते हैं। जो हमने अभी पढ़ा तो हमने तो देखा ही, चेंजेस आते हैं। फिर कोलवर्ग के नैतिक विकास के, ये तो हो गया। जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव
चेंजेस कब और कैसे उत्पन्न होते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से ही आते हैं, अचानक ही पैदा नहीं हो जाते। किसी अवस्था विशेष में पहुंचने पर बालक केवल उसी अवस्था की विशेषताओं का ही प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि उसमें कई अवस्थाओं के व्यवहार मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं। उसमें अधिकांश व्यवहार जिस अवस्था के अनुरूप होते हैं, बच्चे को उसी अवस्था का मान लिया जाता है। अब देखिए, वही जो मैं आपको बता रही थी कि जो जो स्टेजेस कोलबर्ग ने बताए हैं वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी ईयर में आए, क्योंकि ये नैतिक विकास की बात है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उस समय तो उसे पता भी नहीं रहता नैतिकता क्या होती है, तो एक एज के बाद आता है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जो है एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे में नैतिकता का जो जागरण हो रहा है वो लेट से हो। तो जब वो लेट से होगा तो बाकी प्रोसेस भी तो लेट से चलेगा। तो इसीलिए कोलबर्ग ने यह बताया है कि हम पर्टिकुलरली बच्चों को एजेस वाइज नहीं डिस्क्राइब करके हम स्टेजेस वाइज देखते हैं। अगर बच्चा इस तरह से सोच रहा है और वो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपने नैतिकता के बारे में, तो इसका मतलब कि वो प्री कन्वेंशनल में है या कन्वेंशनल में है, हम ये डिसाइड करते हैं। ये उसकी बातों से, उसकी सोच से डिसाइड किया जाता है। ठीक है। कोलबर्ग के एक सहयोगी इलियट ट्यूरियल के अनुसार प्राय सभी बच्चे नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है, परंतु सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंचते हैं। जो कि मैं आपको भी बता रही थी, हर एक बच्चा जो है 6ठी अवस्था तक तो पहुंचता ही नहीं है, बहुत कम पहुंचते हैं। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाले बालकों की संख्या बहुत कम होती है। अतः नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये भिन्नताएं विकास की गति तथा विकास की सीमाओं दोनों ही कारणों से पैदा होती है। तो समझ में आए, ये सारी जो चीजें हैं वो कोलबर्ग के सिद्धांत मान्यताएं हैं या कोलबर्ग के थ्योरी के सिद्धांत है। ये अगर क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं कोलबर्ग एजम्पशन भी लिख सकते हैं, कोलबर्ग प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, कोलबर्ग थ्योरी प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, और कोलबर्ग का क्लासिक एजम्पशन भी लिख सकते हैं। तो ये जब भी आएगा तो ये मेन पॉइंट है। कोलबर्ग के थ्योरी अपना बनाने से पहले ये सारे पॉइंट पे ध्यान दिए हैं। अवस्थाएं हम पढ़ चुके, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, समझा चुकी हूं मैं आपको। आई होप आप लोग को समझ में भी आया हो। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है तो इसको अच्छे से कीजिएगा। अब आइए, सारे स्टेजेस को हम इस पिरामिड के थ्रू समझते हैं। यहां पर आपको 2 लेवल 2 स्टेजेस दिख रहा है। एक लेवल प्री कन्वेंशनल, जिसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट है, और सेल्फ इंटरेस्ट, ईगोसेंट्रिक, अपने बारे में बच्चा सोचता है। रिवॉर्ड या पनिशमेंट यानी कि उसको प्राइस से, ये सबसे मतलब रहता है। फिर उसके बाद से हो रहता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि जो नियम बनाए गए हैं समाज के उसके अनुसार चलना, या दूसरों को खुश करना, या फिर दूसरों से प्रसन्नता मिले वो सोचना, एप्रिसिएशन मिले वो सोचना, या नियम के अनुसार सोचना। ठीक है। फिर हमारा जो है तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल का, वो हमारा आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें सोसाइटी के साथ एक समझौता लगता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। या फिर लास्ट स्टेज हमारा होता है जहां पे हम अपने प्रिंसिपल को जो है जागृत करते हैं, जगाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल यानी 6ठे स्टेज तक जो है हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है। हाँ, बहुत कम पहुंच पाते हैं 6ठे स्टेज तक, क्योंकि हम अपने सोसाइटी में भी देखें तो बहुत कम ही रिबेलियन होते हैं जो सोसाइटी के नियम को तोड़ते हैं। तो ये चीजें जो है प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल की अवस्था तक बोले तो सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो समझ में आ गया कोलबर्ग की पिरामिड ऑफ स्टेजेस। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो इस तरह से ये पिरामिड भी बनाइएगा। इंग्लिश, हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो पिरामिड बनाते टाइम में आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी में लिखेंगे सही नहीं लगेगा। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी पे हम एंट्री मारेंगे, वो है एरिक्सन की थ्योरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पाइगेट, कोलबर्ग, एरिक्सन, ये तीनों थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। चलिए, इन्होंने किसके बारे में थ्योरी दे दिया भाई? एक तो हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास कर लिया, नैतिक विकास किया। अब इनका क्या है? इनका है मनोसामाजिक विकास, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास इंसान का कैसे होता है उसके बारे में।
ये इस सिद्धांत की इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज। ये थ्योरी जो है ना, जैसे कि हम अभी तक जितना भी अपने एजुकेशन में, टीचिंग में पढ़ते हैं, वो हमारी मैक्सिमम थ्योरी जो है एडल्टहुड तक जाती है, मतलब 20 साल 22 साल तक। लेकिन एरिक्सन की एक ऐसी थ्योरी है जो आपकी वृद्धावस्था तक जाएगी। आप जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें, आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति जो है वो क्या होती है, ये सारी चीजें तक जाएगी। तो इनकी थ्योरी का यही है कि जब से इंसान जन्म लेता है उस समय से जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक ये थ्योरी उन्होंने बनाई है एरिक्सन ने। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखता है, दिमाग पे क्या असर पड़ता है, किस स्टेज में और किस एज में जो है हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस समय हमारे सोचने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें इस थ्योरी में है। चलिए, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के प्रतिमान का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। एरिक एरिक्सन ने सर्वप्रथम 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत 1950 में, देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, 1950 में अपनी पुस्तक बाल्यकाल और समाज यानी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रकाशित की थी। इन्होंने 8 स्तरीय यानी 8 स्टेजेस बताए हैं। इनकी थ्योरी में भी स्टेजेस है, लेकिन इनके कितने स्टेज हैं? 8। अब देखिए धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं ना। प्याजे में जो था वो 4 ही था, कोलबर्ग में आया तो 6 हुआ, और एरिक्सन में कितने हो गए? 8। तो इस अध्याय का नाम था मनुष्य की 8 आयु। उसमें उन्होंने एक अध्याय बनाया था मनुष्य की 8 आयु। इसके पश्चात उसने अपनी बाद की पुस्तकों में इसमें और सुधार कर लिया। एरिक्सन के इस मॉडल के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जीव मनोसामाजिक, बायोसाइकोलॉजिकल थ्योरी, एरिक्सन का मानव विकास का चक्र, एरिक्सन ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल, इन सभी का संबंध इसी मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाओं से है। मनोसामाजिक शब्द एरिक्सन का प्रयोग किया शब्द है। मनोविज्ञान का अर्थ है मन, और समाज से अभिप्राय है संबंध, यानी कि मन से संबंध। मन से आपका क्या संबंध है, साइकोलॉजिकल, आपकी अंतरात्मा जो है कब क्या सोचती है, कैसा उसमें डेवलपमेंट, कैसा विकास होता है, उसके बारे में है एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन का विचार था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से स्वरूप प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों में होता है। फ्राइड की भांति एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद न कि जन्म से पहले किस प्रकार प्रभावित होते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं जो सार्वभौमिक होती है से होता है, और जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती है वह विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती है। इस नियम को पश्चात नियम या एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। देखिए ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, बस जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए है। एरिक्सन की थ्योरी स्टार्ट इसके स्टेजेस से ही होगी। यहाँ तक अगर आप लिख लेंगे तो कोई ये दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, बाकी आपको लिखना नहीं है, बस नॉलेज के लिए इस थ्योरी को और क्या कहते हैं यहाँ से लिखना है, और यहाँ तक एरिक्सन का। अब आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर भी आप लोग के लेकर आई हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। देखिए सबसे पहले तो एरिक्सन ने हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो है 8 स्टेज बताया है। उन्होंने बताया है कि जब एकदम छोटे रहते, जब हमारा जन्म होता है ना, तो उस समय हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है। तो उन्होंने बताया है कि जब हम 18 मंथ्स के रहते हैं, मतलब 0 to 18 मंथ, जैसे हमारा जन्म होता है और हम 18 महीने तक रहते हैं, 1.5 साल तक रहते हैं, तो हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। 2 चीजें हमारे अंदर हो सकती है, या तो हमें ट्रस्ट होगा या तो हमें मिसट्रस्ट होगा, यानी कि हम या तो विश्वास हासिल करेंगे या तो फिर हम अविश्वास हासिल करेंगे। ये कैसे होता है इसको हम आगे डील करेंगे, बस इतना याद रखते जाइएगा। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इंसान की लाइफ में यही होता है, या तो वो इंसान जो है निगेटिव होते जाता है, या तो पॉजिटिव निगेटिव होते जाता है, या तो पॉजिटिव होते जाता है। तो वो अपने हर एक लाइफ के स्टेजेस में जो है इस तरह से कुछ ना कुछ गेन करता है साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है इस तरह से उसको मिलता है। तो 18 महीने तक हम या तो विश्वास हासिल करते हैं,
मतलब सामने वाला का, जो हमारा केयर टेकर है, जो हमारा केयर कर रहा है, उससे हमें विश्वास मिलेगा कि हम उस पर विश्वास कर पाएंगे, या उस पर हमें अविश्वास होगा, हमें मिसट्रस्ट होगा। जैसे कि मैं बता दूं, जब बच्चा जन्म लेता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं, जब बच्चा जन्म लेता है तब तो देखा जाए तो किसी को नहीं जानता है इस दुनिया में, लेकिन उसको सबसे पहले जो उसको बोले तो अटैचमेंट होता है, या फिर थोड़ा सा उसका जो फैमिलियर टच लगता है उसको अपनी माँ का लगता है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ से ज्यादा फैमिलियर होता है। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि बहुतों के पास वो नहीं मिलता है, तो जो उनके आसपास में रहते हैं, जो उसको केयर टेक करते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उन लोगों पे वो धीरे धीरे जो है जैसे खाना, उसको भूख लगा तो चिल्ला रहा है तो जो ला करके खाना उसको दे, या फिर जो है जो उसको खेले, जो उसके साथ खेले, उसको ये करे, उसको देखे, जिसको ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास में देखे, जो उसे अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उस समय समझते नहीं है, समझते तो है ही वो। तो इस तरह से जो है बच्चे में, सामने वाले से जो है बच्चे में या तो विश्वास आएगा कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, और उस पर वो ट्रस्ट भी करेगा। आप अगर देखे हो तो जो छोटा बच्चा होता है, कुछ कुछ बच्चे तो हर किसी के पास चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो हर किसी के पास नहीं जाते, उन्हीं के पास जाते हैं जिन पे उनको विश्वास होता है, या उनको पता रहता है, या उनको पहचानते रहते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। तो वही होता है विश्वास। मतलब कि 18 महीने तक का बच्चा जो है या तो विश्वास हासिल करेगा या आप में, या तो अविश्वास हासिल करेगा, ये होता है। फिर 18 महीने से लेके 3 साल, 18 महीने से फिर है 3 साल का अवस्था है। इससे में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये क्या है, स्वायत्ता बनाम शर्म। जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें 2 चीजें हो सकती है, जैसे उनको अपने काम करने के लिए हो तो ऑटोनॉमी, दैट मीन्स कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, जैसे उनको